बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त यूके में रात के 12:15 बज रहे हैं। इस वक्त आज 31 दिसंबर है। पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 5:15 बजे हुए होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी लाइव वीलॉग था और इंतहाई तकलीफ दे ये लाइव वीलॉग है। तो उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा जो आइडलाइज करते हैं सर्टन पर्सनालिटीज को, खसूसी तौर के ऊपर जनरल फयाज हमीद को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज ये वीडियो मत देखें पहले ही। क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता कि लोगों के दिल टूटे। मैं बहुत सख्त परेशानी के आलम में ये लाइव वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी ये बातचीत नहीं थी जो मुझ तक मालूमात पहुंची हैं और जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जो मुझ तक मालूमात बावसूख मुसद्दिका ज़राए से पहुंचाई गई हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ सिर्फ। और इसमें किसी किस्म की मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि इंतहाई शदीद तकलीफ की हालत के अंदर मैं ये वीलॉग करने लगा हूँ। आ, किस्सा मुख्तसर ये है कि तकरीबन 2-3 दिन से ये बातचीत चल रही थी। आज ये जोर पकड़ा वेटरन्स कम्युनिटी में, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कम्युनिटी और हाजिर सर्विस फौजी अफसरों के दरमियान जो व्हाट्सएप मैसेजेस चले और आईएसआई ऑफिसर्स के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस चले और वेटरन्स फोरम के ऊपर जो ऑफिशियल फोरम्स हैं उनके ऊपर जो व्हाट्सएप मैसेजेस पहले चले, मैंने उनका यकीन नहीं किया। एक तो खबर चली जी कि प्राइम मिनिस्टर के एडीसी मेजर अरसलान को, मैं अरसलान को जानता हूँ, अरसलान से मेरी मुलाकात भी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आजम की कोई टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर रहे थे और जनरल फयाज हमीद के साथ उनका ताल्लुक बताया गया। मैंने इसके ऊपर को कान खास नहीं धरा। फिर मुझे ये जो ऑफिशियल हमारे सर्कल्स हैं उनके अंदर ये खबर फैलाई गई जो कि आईएसआई की तरफ से जिन्होंने कहा कि कंफर्म है। और मैंने उसके ऊपर ये बड़ा मोहतात तरीके में कमेंट किया कि डर्टी हैरी पार्टी इसके ऊपर जो है ना बात कर रही है, लेकिन मैं मुसद्दका इतलात के बगैर, खामोश मुजाहिदों से पूछे बगैर, एक से ज्यादा जराए से पूछे बगैर, सीनियर तरीन जराए से पूछे बगैर इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। खबर ये थी कि आर्मी ने मेजर अरसलान जो एडीसी हैं वजीर आजम के, उनको गिरफ्तार किया है क्योंकि वो वजीर आजम की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे। और मेजर अरसलान ने जो है वो इकरार किया इस बात का आईएसआई की कस्टडी के अंदर के वो जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये सारा काम कर रहे थे। और मेजर अरसलान जो है वो उसको लड़का जो है ये पहले ऑफिसर जनरल फैज हमीद का एडीसी था और उसके बाद इमरान खान वजीर आजम जब थे तो उनका एडीसी इसको लगाया गया था। और अभी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी एडीसी काम ये कर रहा था। और उसके अलावा ये जब जनरल फैज जो है वो, ये कहा जा रहा है कि कमांडर 11 कोर थे, ये बात गलत है। जब वो डीजी आईएस आए थे उस वक्त जनरल फैज हमीद के एक स्टाफ ऑफिसर था, डीजीसी भी थे तब भी स्टाफ ऑफिसर था। ये गलत बात फैलाई जा रही है। उसके अलावा जो है वो हाई लेवल इंटेरोगेशन का कहा गया कि जी जनरल फैज जो है उन्होंने आर्मी का डिसिप्लिन ब्रेक किया है, इसलिए ये उनके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कि जनरल फैज हमीद का, जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। मैंने बड़े ही मुहतात तरीके के अंदर जो है इसके ऊपर ये तमाम खबर सुनने के बाद मैंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा। मैंने कहा ये मुझे इस्तेमाल करके, अभी गलत खबर इस्तेमाल करके मेरी क्रेडिबिलिटी खराब करना चाह रहे हैं, कि खामोश मुजाहिदों की क्रेडिबिलिटी खराब करना चाह रहे हैं, या फिर ये जो है झूठा साबित करना चाह रहे हैं। शायद इस वजह से ये खबर मुझ तक खास तौर के ऊपर पहुंची है, हालांकि सिर्फ मुझ तक नहीं पहुंची थी। मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स ने, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने मुझसे पूछना शुरू किया, ब्रिगेडियर्स ने, जनरल साहिबान ने। उनका ख्याल है कि मेरे पास इतलात होंगी कि भाई ये क्या है। मैंने कहा सर ये खबर तो मैंने सुनी है लेकिन तस्दीक मैं इसकी नहीं कर सकता। मैंने इंतहाई मोहतात तरीके से इसके ऊपर बहरहाल एक मैंने ट्वीट की कि वजीर आजम के एडीसी 7 घंटे पहले कि वजीर आजम के एडीसी मेजर अरसलान की गिरफ्तारी, इसके जनरल फैज हमीद से ताल्लुक और वजीर आजम की कॉल रिकॉर्डिंग से मुतालिक डर्टी हैरी पार्टी मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पर रिलीज कर रही है। खामोश मुजाहिदों की तस्दीक के बाद ही इंशाल्लाह तफसीलात बयान करूंगा। और मैंने साथ ये भी लिखा कि कॉल रिकॉर्डिंग एडीसी क्यों करेगा, वजीर आजम हाउस ऑफिस का कम्युनिकेशन ऑफिसर सिग्नल कोर का लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पर क्यों लगवाया गया है, जो कि वहां पे अभी भी मौजूद है। इसके बाद मैंने ये अपनी इंक्वायरीज जो है वो मैं इंतजार कर रहा था। 2-3 एक जराये ने मुझे इस चीज की कंफर्मेशन दी। वो जराये मैं आपको बताता चलूं कि पाक फौज के हाजिर सर्विस वो ब्रिगेडियर साहब हैं,
उनसे मेरी बात हुई, लेकिन क्योंकि वो बराह रास्त उनका इंटेलिजेंस के साथ कोई तल्लक नहीं है, आईएसआई के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो वो मैंने फिर कहा कि नहीं, इसको कंफर्मेशन जो है वो विद इन आईएसआई, विद इन इंटेलिजेंस, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर से एमआई और आईएसआई के सीनियर मोस्ट जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन आनी चाहिए। उनकी तरफ से जो मेरे पास मालूमात पहुंची हैं, मैं आपको मनोन वो मालूमात सिर्फ और सिर्फ बयान करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ वही मालूमात आपको दूंगा जो, और इंतहाई भारी दिल के साथ मैं आपको मालूमात दूंगा, क्योंकि इट हैज शेकन मी टू द कोर। मेरे जो बिलीव्स थे, मेरा जो आइडियाज थे, मैंने जनरल फैज हमीद के को, लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि जनरल फैज हमीद के मैं नेटवर्क का हिस्सा हूं। मैंने कई दफा कहा कि मैं उनके नेटवर्क का हिस्सा नहीं हूं, ना ही मैंने उनके साथ कभी सर्व किया, ना ही उन्होंने मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई मालूमात दी। ये मैं हल्फन इस बात को बयान इकरार करता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी मेरे ऊपर इल्जामात तो जरूर लगते रहे, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया, लोग मुझसे सवालात करते रहे, मैंने उनको इग्नोर किया। जनरल फैज हमीद की खामोशी की वजह, बहरहाल मैं जानता था कि वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं जनरल बाजवा के साथ, उन्होंने रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज कि जी ठीक है, आपने जो इमरान खान के साथ करना है करें, मुझे दरमियान में मत रख दें। कॉम्प्रोमाइज की वजह मुझे समझ नहीं आई थी आज तक। वैसे उनको मरियम नवाज ने गालियां निकाली, मरियम नवाज ने उनको पेशावर से पोस्ट कराया, वो भी वजह मुझे समझ नहीं आई थी। और जनरल फैज हमीद जो है वो खामोशी से रिजाइन करके चले गए, वो भी वजह मुझे समझ नहीं आई थी। अब समझ आई है इस इंफॉर्मेशन के बाद। जनरल बाजवा अचानक बीमार हो गए, शदीद सीएमएच के अंदर पहुंच गए, और उसके बाद कहा जा रहा है कि दुबई अपने बेटे के पास पहुंच गए। सीएमएच के वीवीआईपी वार्ड में एडमिट थे, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटिक इश्यूज की वजह से। वो भी वजह मुझे समझ नहीं आई कि अचानक इतनी शदीद बीमारी, लेकिन अब वजह समझ आ गई है इन मालूमात की रोशनी के अंदर, जो खामोश मुजाहिदों की तरफ से, जो सीनियर मोस्ट सोर्सेज की तरफ से जो है वो पहुंची है। और मैं आपको ये तमाम की तमाम अब मालूमात जो है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम का ये हक है कि उन तक ये मालूमात जो है वो बहरहाल पहुंचनी चाहिए। खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि मेजर अरसलान जो है उनको जनरल फैज हमीद ही मैनेज कर रहे थे, और उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वजीर आजम इमरान खान की जो है वो जासूसी करने के लिए पोस्ट कराया गया था, जिससे पहले जो है आईएसआई की खबर गलत है, जो आईएसआई की तरफ से दे रहे हैं कि 11 कोर में पेशावर के कोर कमांडर थे, उस वक्त उनका स्टाफ ऑफिसर था। नहीं, वो पहले से, जब से वो डीजीसी थे और जब वो डीजी आईएसआई थे, उस वक्त उनका स्टाफ ऑफिसर था अरसलान। अरसलान को बराह रास्त वजीर आजम हाउस में लगवाया गया। ये जराए का दावा है कि वजीर आजम की जो है वो जासूसी इमरान खान की करें। इमरान खान के जो वजीर आजम हाउस में और दफ्तर में तमाम कमरे हैं, वो मेजर अरसलान के थ्रू जनरल फैज हमीद ने बग कराए, वहां पे जासूसी आलात लगवाए। उसके अलावा जो है वो 2 मजीद ऑफिसर्स थे जो अरेस्ट हुए हैं इस सारी इंक्वायरी के सिलसिले में, जिसका जिक्र किया जा रहा है। और ये इंक्वायरी जनरल आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर शुरू हुई है, और आईएसआई का सेक्शन IO6 जो है, मैं जानबूझ के जो है कुछ चीजें एग्जैक्ट बिल्कुल वो नहीं बताऊंगा, ताकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कुछ चीजें जो हैं वो आगे पीछे करके आपको बताऊंगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। अभी आम आवाम को क्या तलक वास्ता पता है कि जी सेक्शन केड़ा है, लेकिन सचा के जो दरमियान में अंदर बैठे हुए हैं बलूंगड़े, खास तौर पे अपने बापों से पूछ लें कि बेटा ये चेक कर लो कि किस सेक्शन का मैं नाम ले रहा हूँ। उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की, वो इस वक्त इंक्वायरी कर रहे हैं सारी सिचुएशन की। और उस इंक्वायरी में 2 अफसरान हैं। अरसलान सत्ती दुबई में, अरसलान सत्ती का नाम जो है वो आईएसआई का अफसर है, जिसका नाम अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में भी मुतअद्दिद बार मैं ले चुका हूँ, जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज के सिलसिले में मुतअद्दिद बार मैं ले चुका हूँ। अरसलान सत्ती को दुबई से जो है वो वापस बुलाया जा रहा है इस इंटरोगेशन के सिलसिले में। और उसके अलावा इसके जो है वो जनरल फैज हमीद से भी क्लोज तल्लुकात थे, और जनरल बाजवा के साथ भी इसके क्लोज तल्लुकात थे। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये जराए का इसके बारे में क्या दावा है कि किस किस्म के ये ताल्लुकात थे। और उसके अलावा जनरल फैज हमीद जो है वो, ये जराए का दावा है कि अपने लिए काम कर रहे थे और जनरल बाजवा के लिए काम कर रहे थे, और दोनों मिलकर ना सिर्फ माल बना रहे थे, अपने एक दूसरे को लुक आफ्टर कर रहे थे और बड़े अरसे से कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे को कवर भी कर रहे थे। और इमरान खान इनके मुश्तरका निशाने के ऊपर थे, और न सिर्फ इमरान खान निशाने के ऊपर थे, बल्कि पाकिस्तान के तमाम जो है वो सियासतदान उनके निशाने के ऊपर थे। आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो उनकी क्या वजूहात है। और इनकी आपस में लड़ाई जो है वो, जब जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेना चाहिए तो उसके बाद इनकी आपस के अंदर खटपट हुई, ये जराए का दावा है। और उसके बाद से इनके रास्ते जुदा जुदा हो गए और एक दूसरे से इनकी लड़ाई शुरू होगी। नहीं तो उससे पहले आज दिन तक दोनों जवानी से, मेजरी कप्तानी से एक दूसरे के साथ बिल्कुल इकट्ठे मिले हुए थे। और दोनों के ससुर, जनरल फैज हमीद के ससुर, इस पर मैं अलहदा वीलॉग कर चुका हूँ, ब्रिगेडियर फारूक, और जनरल बाजवा के ससुर
जनरल एजाज अमजद, ये दोनों भी बचपन से ये मतलब कप्तानी से मेजर से एक दूसरे के पार्टनर और बडीज थे और शाम की महफिल इकट्ठी करते थे। और ब्रिगेडियर फारूक की 2021 में वफात के बाद जो है इनके मामलात लोग कहते हैं कि आपस में खराब हुए, लेकिन असल वजह इनकी जो है वो एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश में, जब जनरल फैज हमीद को, जिसको हमेशा से कहा जा रहा था और वादा किया गया था कि तुम वली अहद हो, और जाहिर बात है एक दूसरे के राज इनके पास इस किस्म के आगे समझ आएगी। जब उनको पता चला कि मैं आर्मी चीफ नहीं बन रहा, तो ये फिर फटा जो है ये इंतहाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर गया। अब बहुत सी वजूहात क्लियर हो रही हैं कि क्यों जनरल बाजवा ने नहीं बनाया या नवाज शरीफ ने बाजवा को क्यों नहीं एक्सटेंशन दी, वो भी इसके इन मालूमात के तनाजुर में क्लियर होता है। उसके अलावा जो ये है कि ये सेकंड एक्सटेंशन की बात के ऊपर इनका जो आपस में झगड़ा शुरू हुआ, और जराए का ये खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि एक और अफसर जो है जिसको इस इंक्वायरी में जो जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर की है, उसको जद्दा की एम्बेसी सऊदी अरेबिया से बुलाया गया है, जो आईएसआई का डायरेक्टर रहमत है, जो कि आईएसआई ने इंटेरोगेशन के लिए डिटेल किया है, जो जनरल फैज हमीद के लिए गैर कानूनी ऑपरेशंस और फाइनेंशियल स्कैम्स, माशी स्कैम्स चला रहा था। जद्दा की एम्बेसी से आज से पहले भी ये खबरें आ चुकी हैं कि पासपोर्ट्स लेने के लिए, इमरजेंसी वीजा लेने के लिए, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, लोगों को जेल से छुड़वाने के लिए वहां पे पैसे लिए जाते थे, और वो वहां पे ये काम रहमत कर रहा था। और रहमत के बैकग्राउंड के ऊपर डायरेक्टर, आईएसआई का डायरेक्टर है अरसलान सत्ती, दुबई के अंदर डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई का, और इनको भी वापस बुलाया गया है। इनकी इंटेरोगेशन हो रही है, इनकी इंक्वायरी हो रही है। दोनों का ताल्लुक जनरल फैज हमीद से भी बताया जा रहा है और जनरल बाजवा से अरसलान सत्ती का भी ताल्लुक बताया जा रहा है बराह रास्त। उसके अलावा जो है ये डायरेक्टर रहमत जो है, इससे पहले ये मॉडल गर्ल्स प्रोवाइड करता था, ये जराए का दावा है जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों को। और ये मॉडल, और अरसलान सत्ती जो है वो दुबई में जो है फाइनेंशियल स्कैम्स करता था, प्रॉपर्टीज खरीदता था जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के लिए, इनके पैसे मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था, इनकी प्रॉपर्टी खरीदने का भी काम करता था, और इनके पैसे छुपाने का काम भी करता था। और ये जो रहमत को भेजा गया इनाम के तौर पर जनरल फैज हमीद की तरफ से सऊदीया भेजा गया, और अरसलान सत्ती को भी इनाम के तौर के ऊपर दुबई भेजा गया था। आगे मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों जो है, इसमें कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी, और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। जराए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे, और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH एक के से हैं, M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S, और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये जरूरत नहीं है इतना गांडू चालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। उसके अलावा जो है आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो इतनी मेरे लिए तकलीफ दे है ये बात आपके साथ करना, अल्लाह मेरा गवाह है कि जज्बात खुद ब खुद उभर रहे हैं। बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं सुनते हुए जो दिल रखने वाले हैं उनको तो तकलीफ होती होगी। अभी ये जो इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे की बात इस वक्त चल रही है, उसके ऊपर मैं बहरहाल बाद में बात करूंगा। मीडिया विंग को जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, फिलहाल इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जो है वो रजीम चेंज तक मैंने आपको बता दिया बिल्कुल आपस में एक थे, इमरान खान को फिक्स करने के लिए भी एक थे, ये जराए का दावा है। और उस मैंने आपको बताया कि जो सेकंड एक्सटेंशन जब लेनी चाहिए तो उसके बाद से इनका आपस के अंदर जो वो है मसले मसाइल शुरू हो गए। और जराए का ये दावा है, खामोश मुजाहिदों का ये दावा है, और खामोश मुजाहिद खुद भी आज दिन से पहले तक जनरल फैज हमीद की जो है वो तारीफें भी करते थे और उनकी सपोर्ट भी करते थे मेरी तरह। मैंने खैर तारीफ तो कभी की या नहीं की, सपोर्ट की या नहीं की, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थे, परटर्ब थे। और अब ये बात सामने आई है उनके कहने के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर के जनरल फैज हमीद जो है उनके पास
वीडियोस मौजूद थी, जनरल बाजवा की अपनी वीडियोस मौजूद थी इन्हीं सेफ हाउसेस के अंदर, इन्हीं एक्ट्रेसेस के साथ। उनके अलावा जो है वो उनका ये कहना है कि मरियम नवाज और बहुत से लोगों की वीडियोस मौजूद थी, किसी डॉक्टर, एबटाबाद के डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, उनकी वीडियोस मौजूद है उनके पास। उसके अलावा एक हल्के का बहरहाल ये भी कहना है, मैं आपको बताता चलूं कि एक हल्का इस सिलसिले के अंदर ये भी कह रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान की वीडियोस इन्होंने रिलीज करनी है, तो ये कोई चाल चली जा रही है कि सारे का सारा मलबा जनरल फैज हमीद के ऊपर डाल दिया जाए, ताकि लोग कहें कि ये तो जनरल फैज हमीद ने किया है काम। लेकिन ये काम जो है ये पहले से होता चला जा रहा है। वादा माफ गवाह इसके अंदर जो है हनी ट्रैप मास्टर इनका ब्रिगेडियर फहीम रजा बना है, सेक्टर कमांडर सेंट्रल इस्लामाबाद, वादा माफ गवाह बन के तमाम चीजें बता रहा है। लेकिन ये काम तो हमेशा से ये करते चले आए हैं, कोई आज का नया काम तो है नहीं। सबके सब ऑन बोर्ड थे, सबके सब मिलके ये काम कर रहे थे। अभी सिर्फ मलबा अकेला जनरल फैज हमीद के ऊपर डाला जाए, ये भी बात गलत है। बहरहाल ये भी बात जो है मेरी जो है ना, वो मेरा फर्ज बनता है कि ये बात भी मैं आप तक पहुंचाऊं। बहरहाल उसके अलावा ये जराए का दावा है कि जनरल फैज हमीद ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर बिलावल हाउस को भी बग किया हुआ था। बहुत सी रिकॉर्डिंग है उसमें जरदारी की, साबिक सदर जरदारी की, बिलावल की, खुद शर्जील मेमन की, नासिर शाह की भी जनरल फैज हमीद के पास मौजूद है और जनरल बाजवा को इस बात का इल्म है। ये तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डायरेक्टर रहमत और अरसलान सत्ती के जरिए की गई थी, और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के सिले के अंदर जो है इन्हीं उनको, एक को दुबई अरसलान सत्ती को भेज दिया गया डिप्टी डायरेक्टर को, और रहमत को कहा जा रहा है कि जी वो सऊदी अरब भेज दिया गया इनाम के तौर के ऊपर। और फिर वहां जाके भी उन्होंने, इनके खास बंदे थे, इनके नेटवर्क का हिस्सा थे, वहां पे भी ये काम चलाते रहे जनरल बाजवा के लिए और जनरल फैज दोनों के लिए। जो है ये दुबई के अंदर ये सारे का सारा काम, मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज जो है वो कर रहा था ये सारे के सारा काम। मरीम नवाज की वीडियो मैंने आपको बताई है, कोई एबटाबाद के डॉक्टर हैं कहा जा रहा है, उनके साथ बनी हुई है। उसके अलावा खामोश मुजाहिदों का ये दावा है, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाकिस्तान की जो जराए हैं मेरे, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूं, उनका ये दावा है कि जनरल फैज हमीद जो है उन्होंने इन लोगों को, दोनों को तो भिजवाया, लेकिन ये इंतहाई संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है जनरल फैज हमीद के ऊपर, और इस इंक्वायरी की जा रही है। ये जराए का दावा है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगवा करवाया डायरेक्टर रहमत के जरिए कराची में, और बाकी अफसरान ने भी इस सारे के सारे खाते के अंदर पैसे कमाए, रैंसम मनी के अंदर पैसे कमाए, ये भी कहा जा रहा है। और ये अरबों की जो है बात की जा रही है, और फिर वो पैसा जो है अरसलान सत्ती के जरिए दुबई में इन्वेस्ट किया गया और अरसलान सत्ती को वहां पे भिजवा के। इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन बात यह है कि रेजिग्नेशन जो दी गई वो इसी वजह से, इसी इंक्वायरी की वजह से जनरल फैज हमीद की जो है वो ली गई है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि और बहुत सी मालूमात कुछ इस किस्म की हैं जो कि अवाम को पहुंचाना कौमी मफाद के अंदर नहीं है। उससे इदारे का तो वकार मजरू पहले कौन सा बचा हुआ है, मजरू तो होगा ही होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के दुश्मनों को मौका मिल जाएगा इससे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ कार्रवाई करने का। इसलिए उस मालूमात को हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे, अवामी लेवल के ऊपर नहीं पहुंचाएंगे। कल कला को कोई इंक्वायरी होगी जो कि अभी हो रही है, तो उस इंक्वायरी में वो तमाम चीजें लाजमी तौर के ऊपर जो है वो सामने आ जाएंगी। अवाम तक पहुंचाने का उसका कोई भी बात मेरा नहीं ख्याल के कोई भी मकसद है। उसके अलावा जो है मैं आपको ये सिर्फ बताता चलूं कि जो इंतहाई जरूरी चीजें हैं कि जो जरदारी हाउस में, जो इन्होंने बिलावल हाउस के अंदर जो इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, जो बग किया, उसके अंदर खामोश मुजाहिदों का यह दावा है कि मुबैना तौर के ऊपर जरदारी साहब जो है वो मॉडल्स यूरोप से, रोमानिया से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से प्राइवेट जेट्स के अंदर लाते थे, जिनको वो खुद इस्तेमाल करने के बाद मुबैना तौर पर ये इल्जाम खामोश मुजाहिद लगाते हैं। उनका दावा है, मेरे जराए का ये दावा है कि ये जो है वो तमाम प्राइवेट जेट्स के अंदर आती थी, और इनको जब ये इस्तेमाल कर लेते थे तो फिर शर्जील, इनाम, मेमन और नासिर शाह वगैरह उसके बाद फिर इस्तेमाल करते थे। और ये अजब कहानी है, पता नहीं कोई शरीफ लोग इसको सुन भी सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, लेकिन बहरहाल यही इसी तरह की हकीकतें हैं जो आपके सामने हैं। उसके अलावा मैंने आपको जो तमाम बातें हैं वो बड़े वाज़े तौर के ऊपर जो है वो बता दी हैं। इसके अलावा मेरे एक हमनाम ब्रिगेडियर आदिल भी जो है वो जनरल फैज हमीद के इस नेटवर्क का हिस्सा थे, इस गैंग का हिस्सा थे,
اور ان کو جو ہے وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے سیکٹر کمانڈر لاہور تھے، موجودہ سیکٹر کمانڈر سے پہلے ہوں گے، ان کو سیک کر دیا گیا تھا، لیکن جنرل فیض ان کو اسلام آباد لے گئے تھے، اور ان کا بھی جو ہے اسی گیم پلان کے اندر وہ شامل تھے، اور ان کا بھی وہ بھی اس انکوائری کے اندر شامل ہیں۔ اور جنرل باجوہ کی پھر بلڈ پریشر ہائی ہونا سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ وہ براہ راست ویڈیوز ان کی اپنی بھی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر بڑی ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہی ماڈلز کے ساتھ جو سیف ہاؤسز میں آتی تھی، انہی ماڈلز کی وجہ سے جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے گھر کے اندر جھگڑا بنا، اور ان کو جو ہے گولی ماری ان کی اہلیہ نے، جو ان کی بٹک کے اندر لگی۔ میں نے اس کو بہرحال بڑی عجیب سی بات ہے، میں اس بات کو جب یہ کی گئی تھی تو میں اتنا دفاع کرتا تھا جنرل فیض حمید کا، اور اب مجھے شوق ہے، مطلب میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ یار، لیکن بہرحال یہ دوسری بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنرل فیض حمید ایک بندہ نہیں تھا، یہ صرف سارے کا سارا ملبہ جنرل فیض حمید کے اوپر ڈال کے باقی سب بچ نہیں سکتے۔ پالیسی اگر وہی چلے گی، آپ نے اسی طرح ویڈیو آڈیو ریلیز کرنی ہے، اور آپ نے اسی طرح ٹیکنو سیٹ اپ ہی لگانا ہے، اور آپ نے اسی طرح ایم کیو ایم کو جوڑ کے عمران خان کو روکنا ہے۔ ایک نیچرل جو پولیٹیکل رستہ ہے اس کو آپ نے روکنا ہے، اور آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر دوبارہ بھی، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو گولی لگی تھی جنرل فیض حمید کو ان کی بٹک میں، اس کی وجہ سے 15 دن ان کو اسپتال میں رہنا پڑا تھا، سی ایم ایچ میں رہنا پڑا تھا۔ یہ بات بھی جو ہے یہ اسی سلسلے کے اندر یہ سارے کا سارا کام ہوا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے، آج دن تک جاری ہے، یہ سب کا سب جو چل رہا ہے۔ آج کل ویسے شرجیل میمن جو ہے وہ ڈیلی پریس کانفرنسز عمران خان کے خلاف آپ کو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو ذرائع یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں، ان کی اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو صبح ابھی 5:40 پاک اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، میرے خیال میں تو 9-10 بجے تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایکسپلینیشن اس کے اوپر تردید آ جانی چاہیے کہ نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور اگر نہیں آئی تو بھائی یہ 100% سچ ہے، اور مجھے بہرحال اس بات کا یقین ہے، میں اپنی تصدیق 1 نہیں 2 نہیں 3 ذرائع سے کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ رکھ رہا ہوں کہ یہ پورے کا پورا گند جو ہے یہ کس طرح مچا ہوا ہے اس وقت، اور یہ عجب کہانی ہے۔ اور اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہر کسی کی ویڈیو یہاں پہ تو بنی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو جو ہے انہوں نے کیوں نہیں ایکسٹینشن دی باجوے کو، کیونکہ باجوہ نے نواز شریف کی سیاست سرے سے ختم کر دی۔ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ کرپٹ چور کہہ کے جو وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو علیحدہ ایک بات ہے، لیکن بہرحال جب میاں نواز شریف کی سیاست جو مرضی کر لیں، وہ واپس مین سٹریم پالیٹکس میں کبھی بھی یہ اپنے اوپر سے داغ دھو نہیں سکتے۔ جو جنرل باجوہ کی طرف سے آئے اور ان کو نکالا گیا، اور اسی وجہ سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن پھر نہیں دی، اور دوسری طرف مریم نواز نے کیوں ضد کر کے پشاور سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی سے پھر پشاور سے ہٹایا، اور وہ کہتی بھی رہی کہ میری نائٹ گراؤنڈ میں شاید کوئی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لیکن خیر اس سے بھی آگے کی بات چیت ہے، اور یہ بھی بہرحال غور طلب چیز ہے۔ اور تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا یہ غور طلب چیز ہے کہ اگر عمران خان کی ویڈیو آڈیوز جو ہیں ابھی بھی ڈرٹی ہیری پارٹی، جو کہ ابھی بھی جو ہے ڈرٹی ہیری آنکھ کا تارا ہے نئے چیف کے، ابھی بھی اگر وہ جو ہے ارشد شریف کی شہادت والا معاملہ تو درمیان میں لٹکا ہوا ہے نا، تو ابھی بھی اگر جو ہے وہ یہ کام وہی چلتا رہتا ہے، اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس انکوائری کے تحت، تو پھر بھی مطلب نیت تو پھر ٹھیک نہ ہوئی نا، معاملہ تو ٹھیک نہ ہوا نا، پالیسی تو ٹھیک نہ ہوئی نا۔ لیکن یہ بہرحال بات آپ کے سامنے ہے، حق سچ بات ہے جو آپ تک پہنچا دی ہے، اس کا ابھی آپ کیا مطلب نکالتے ہیں، اور اس کا آگے کیا صورتحال بنتی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ پہنچاتا رہوں گا بشرط زندگی۔ انشاءاللہ اب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔